हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी, जो शायद आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई, लव कैन चेंज के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मुझे लगा था कि आपको स्टोरी पसंद आएगी, पर शायद या तो मेरे एक्सप्लेन करने में कुछ गलती रह गई या फिर आपको स्टोरी पसंद ही नहीं आई, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स इस स्टोरी पे मिला है मुझे नहीं लगता कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो आई एम सॉरी ऐसी बकवास स्टोरी आपके पास लाने के लिए, लेकिन अब अगर इसे स्टार्ट कर दिया है तो इसको एंड करना पड़ेगा। तो आइए इसके शायद ये लास्ट पार्ट ही होगा, तो इसके लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि वूजियान के बारे में बहुत कुछ पता चला था। पहले तो ये कि वूजियान की एक पर्सनैलिटी है कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से वांग जी के साथ रहता है, वांग जी को चोट भी नहीं पहुंचाता, या फिर वांग जी के चोट लगने के बाद वो पूरा दिन उसका ख्याल रखता है। और दूसरी पर्सनैलिटी जो वांग जी ने कल देखी थी वो थी कि वूजियान अपने गुस्से में किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, उसका अपने गुस्से पर कुछ कंट्रोल ही नहीं है। और इसी का जीता जागता सबूत वांग जी ने देख लिया था, क्योंकि जहाँ पर वांग जी की कोई गलती ही नहीं थी वहाँ पर भी वूशियान को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वांग जी को चोट पहुँचाने के बाद उसने एक बार भी नहीं सोचा। वांग जी को सच में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और इस वजह से वो बेहोश हो गया था। उसके बाद वूशियान ने सेम को पनिशमेंट दी थी वांग जी को टच करने के लिए, वांग जी के साथ फोर्स करने के लिए, और वो पनिशमेंट थी मौत। वूशियान ने सेम को मार दिया था और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी। ये बात उसने अपने आदमी से बहुत अच्छी तरह से की थी। और अब हम चलते हैं वी मेंशन के एक रूम में, जहाँ पर वांग जी लेटा हुआ था। वांग जी के सिर पर चोट लगी थी तो उसके सिर पर पट्टी कर दी गई थी। वांग जी पिछले 2 घंटों से बेहोश था और अब धीरे धीरे वो होश में आ रहा था। वांग जी ने होश में आने के बाद सबसे पहली चीज़ देखी वो थी मिसिस वी, जो बेड पर ही बैठी हुई थी और उसी की तरफ देख रही थी। मिसेस वी को वांग जी के पास जैसे ही कोई हलचल महसूस हुई तो उन्होंने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी अपनी आंखें खोलकर वो मिसेस वी की तरफ देख रहा था। मिसेस वी ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा, तुम ठीक हो? ये सुनकर वांग जी ने बस धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके बाद मिसेस वी ने वांग जी को उठकर बैठने में मदद की और उनको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद मिसेस वी ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और कहा, वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। जो भी आज वूजिया ने तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये चीज़ वूशियान जानबूझकर नहीं करता तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? ये सुनकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में मिसेस वी की तरफ देखा और फिर अपने उस एक इमोशनलेस फेस के साथ कहा, जो कि वांग जी के ऊपर कभी सूट नहीं करता, क्योंकि वांग जी एक चीयरफुल पर्सन है। उसने बचपन से ही बहुत सारे हार्डशिप का सामना किया है। उसने बचपन से ऐसी मुश्किलों का सामना किया है जो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उसे खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन आज तक उसका फेस ऐसा कभी नहीं हुआ। वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट को जीता था। भले ही उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास सुकून था। लेकिन आज उसका फेस बहुत ज़्यादा इमोशनलेस और कोल्ड लग रहा था। उसने अपनी उसी कोल्ड आवाज़ में मिसेस वी से कहा, तो आप क्या चाहती हो माँ? आप मुझे ये बताना चाहती हो कि वो सब जो किया वो वूशियान ने नहीं किया? मुझे लगा था कि मैं वूशियान को जानता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर्सन को बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ। वहाँ पर मेरी क्या गलती थी? हाँ, मुझे आप बताइए माँ। वहाँ पर उस सेम ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बावजूद उसने सेम से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ ले आया और मुझे चोट पहुँचाने के बारे में उसने सोचा। उसने मुझे चोट पहुंचाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा विंग है ही नहीं जिससे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि वो पर्सन बहुत पोलाइट है, मेरे लिए बहुत केयरिंग है। ये पर्सन वो है ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ। ये सुनकर मिसेस वी ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें चोट पहुँची है और सबसे ज़्यादा तुम हर्ट हुए हो, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ वूशियान के उस बिहेवियर को लेकर। तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन वूशियान का एक ऐसा पास्ट है जो शायद उसने तुम्हें नहीं बताया होगा, और वूशियान ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके जिम्मेदार शायद हम लोग हैं। ये सुनकर वांग जी ने बिटरली चकल करते हुए कहा, मिसेस वी, आप अपने बेटे की गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हो और अपना नाम लगा रहे हो। मैंने आप लोगों को कभी दोष नहीं दिया। आप उसके पेरेंट्स हो, मैं जानता हूँ कि आप उसकी गलती नहीं मानोगे, लेकिन
उसने गलती की है। मैंने कभी उससे ये एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने पहले ही वुशियान से कहा था कि अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। वो था जिसने मुझे आगे से प्रपोज़ किया था, तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो मुझे फोर्स करे, वो मुझे चोट पहुँचाए, क्योंकि मैं उसका कोई टॉय नहीं हूँ जिसे वो जब चाहे तब यूज़ कर सके और जब उसका मन भर जाए तो वो मुझे चोट पहुँचाए। ये सुनकर मिसिस वी ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वांग जी, ऐसा नहीं है। मैंने अपने बेटे को देखा है, वो तुम्हारे साथ खुश रहता है। ये सब हमारी गलती है और मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। लेकिन क्या तुम सुनना नहीं चाहोगे कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो ऐसा बन गया? ये बात तुमने भी ऑब्जर्व की होगी कि वो जब से तुम्हारे साथ रहता है वो हमेशा खुश रहता है, मुस्कुराता हुआ रहता है। तो आज उसे ऐसा क्या हुआ? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? ये सुनकर वांग जी ने मिसेस वी की तरफ देखा और जैसे वो आंखों से कहना चाह रहा हो कि आप बताइए, कंटिन्यू कीजिए, आप क्या बताना चाहती हो। ये सुनकर मिसेस वी ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ये सब हमारी गलती है। आज वो शान जो कुछ भी है वो सिर्फ हमारी वजह से है, उसके पेरेंट्स की वजह से है। बचपन से ही उसने बहुत कुछ सहा है और वो सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ था हमने उसके साथ वो टाइम स्पेंड ही नहीं किया जो एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ करना चाहिए था। हम दोनों उस वक्त खुद में ही इतने बिजी रहते थे, अपने बिजनेस को बढ़ाने में ही इतने बिजी रहते थे कि हमने वो जान पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। विंग बचपन से एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड था। उसे बचपन से ही दोस्त बनाना पसंद नहीं था, वो अकेला रहना पसंद करता था। बचपन से ही स्कूल के बाद वो खुद को बस अपने रूम में बंद रखता था, अपनी होमवर्क करने में, खुद को किसी भी ड्राइंग में या फिर किसी और एक्टिविटी में बिजी रखने में। वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था और हमें भी लगता था कि वो अपनी लाइफ जी रहा है, क्योंकि हमने वो सब उसे दिया था जो एक बच्चा सपना देखता है। हमने उसे हर लग्जरी दी, टॉयज दिए, वो जो चाहता था हम उसे देते थे। लेकिन एक चीज़ थी जो शायद हम उसे देना भूल गए, वो थे हमारा प्यार। हमने वुशियान का ख्याल रखने के लिए एक नैनी रखी थी, पर हमें नहीं पता था कि वो नैनी वुशियान का ख्याल कम रखती थी बल्कि उसे टॉर्चर ज़्यादा करती थी। उस नैनी का भी एक बेबी था जो वुशियान की उम्र का ही था। इसीलिए जब भी घर में कोई नहीं होता था तो वो विंग के जितने भी टॉयज होते थे वो नैनी उस बेबी को दे दिया करती थी। और वुशियान बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता था। वो जब खुद के लिए उस नैनी से कहने की कोशिश करता था कि ये टॉयज उसके हैं, ये चीज़ें उसकी हैं, उसे ये सब नहीं लेना चाहिए, तो वो नैनी उसे धमकाती, उसे डरा कर रखती कि अगर उसने किसी को बताया तो वो शैन को छोड़ेगी नहीं। और वो ये इतना ही नहीं, वो शैन को मारा करती थी वो, और विंग को हमसे दूर रख करने लगी थी वो। जब भी हम विंग से पूछते क्या वो ठीक है तो वो हमेशा एक ही जवाब देता कि वो ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं होता था। वो नैनी बहुत ज़्यादा बदतर थी, वो हमेशा उसे मारा करती और यहाँ तक कि उससे घर का काम करवाया करती। उस वक्त हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे और इसी वजह से हम खुद के बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए हम सिर्फ उस नैनी को रख सकते थे। वो नैनी वो विंग का ख्याल भी रखती थी और घर का काम भी करती थी, इसीलिए घर में और कोई सर्वेंट नहीं था, तो वो उसका फ़ायदा उठाने लगी थी, वो विंग से काम करवाती। और उस छोटी सी उम्र में ही विंग के दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। लेकिन हम लोग अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गए थे कि हमें लग रहा था कि हम हमारे बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, वो जो एक बच्चा सपना देखता है। लेकिन इस बीच हम ये भूल गए कि हम उन्हें ये अपनापन देना भूल गए, हम उसे वो प्यार देना भूल गए। और विंग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया, उसने रूम से निकलना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसने खुद में एक ऐसी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, डार्क थी। विंग एक ऐसा पर्सन था जो किसी को दर्द में नहीं देख सकता था, एक ऐसा बच्चा था जो सबकी केयर करता था, जिसका हार्ट प्योर था और इसी वजह से वो डरा हुआ रहता था, समा हुआ रहता था। लेकिन जो दूसरी पर्सनैलिटी ने उसके अंदर जन्म लिया था वो थी एक डार्क पर्सनैलिटी, वो थी वुशियान की पर्सनैलिटी जो बहुत ज़्यादा क्रूल था। वो किसी पर दया नहीं करता था और पर ये बात शायद उस नैनी को अभी तक पता नहीं चली थी। इसीलिए एक बार जब उसने विंग को काम करवाया और विंग से काम करते हुए काम खराब हो गया, तो जब उस नैनी ने विंग पर हाथ उठाने की कोशिश की तो विंग ने उस नैनी के ऊपर पास रखे एक फ्लावर वॉश से हमला कर दिया, जिस वजह से उस नैनी के सिर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई और वो उसी वक्त बेहोश हो गई। जब हम लोग वापस घर के अंदर आए और हमने ये नज़ारा देखा तो हम लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि विंग आराम से सोफे पर बैठा टीवी में कार्टून देख रहा था और उस नैनी के सिर से ब्लीडिंग हो रही थी, वो ऐसे ही ज़मीन पर गिरी हुई थी। जैसे हम लोग अंदर आए हमने तुरंत उस नैनी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया।
और थैंक गॉड उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसकी जान बचाना आसान नहीं था। उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून रिस चुका था, लेकिन वो उस को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और हमने जब ये चीज़ विंग से पूछी कि ये सब किसने किया, तो उसने बस कैजुअली कह दिया कि नैनी उसे परेशान कर रही थी, इसलिए उसने नैनी को मार दिया। और ये चीज़ हमारे लिए शॉकिंग थी। लेकिन हमें लगा कि शायद वो शायद वो गुस्सा आ गया होगा या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये सब हो गया, तो पहले हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे वो का बिहेवियर और ज़्यादा बिगड़ने लगा। वो विंग जो कभी इंट्रोवर्ट हुआ करता था, और वो बाहर घूमने लगा। वो अपने नए नए दोस्त बनाने लगा, और वो दोस्त कभी भी अच्छे नहीं हुआ करते थे। वो जान के अंदर एक और हैबिट जो पैदा हुई थी, वो थी अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और वो विंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। वो विंग को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचने देता था। विंग जब स्कूल जाता था, और जब भी अगर किसी ने विंग को बुली करने की कोशिश करता था कोई भी, तो वो सेकंड पर्सनैलिटी विंग पर हावी हो जाती थी, और उसी वक्त वो उस पर्सन से लड़ने लग जाता था। और यही नहीं, वो उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता था। इतना बुरी तरीके से घायल करता था कि कोई बड़ा पर्सन भी उसे घायल ना कर पाए। और ये सिर्फ वही नहीं रुका, हमने उसे साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाने की कोशिश की। लेकिन जब तक हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए, तब तक तो विंग बहुत अच्छी तरह से बिहेव करता था। लगभग 6 से 7 महीने तक उसका वो ट्रीटमेंट चला था। और तब तक वूर्जियान की पर्सनैलिटी कभी बाहर नहीं आई। हमें लगा कि शायद वूर्जियान की हालत अब सुधर रही है, विंग फिर से ठीक हो रहा है। लेकिन बस वो 6 महीने के लिए ही था। जैसे ही वो सेशन एंड हुआ, वूर्जियान की पर्सनैलिटी फिर से विंग पर हावी हो गई। और जब हमने उससे बात करने की कोशिश की, तो उसने ये कहा कि वो विंग को छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और वो विंग का एक हिस्सा बन चुका है। और अगर किसी ने वूशियान को हटाने की कोशिश की उसके अंदर से, तो उन्हें विंग से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये सब सुनकर वांग जी एक पल के लिए शॉक था, क्योंकि ये सब उसके लिए नई चीज़ें थी। आज तक उसने ये सब नहीं सुना, ना ही उसने ये सब एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस के बाद छोड़ा, आज तक उसके कानों में ये बातें पड़ी तक नहीं है। सेकंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये वांग जी नहीं जानता। वांग जी को इन सब में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन आज वो जैन के और विंग के बिहेवियर को देखकर, और जो मिसिस वी ने उससे कहा है, उसे देखकर वांग जी को धीरे धीरे शायद यकीन हो रहा था। और फिर जब वो बैठा हुआ था, तब उसके माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक हुई। उसने मिसिस वी की तरफ देखा और कहा, तो वो यार अपने गुस्से में किसी को मार भी सकता है। ये सुनकर मिसिस वी ने नोट किया, और इससे वांग जी की जैसे पूरी बॉडी में शिवर दौड़ गया। उसने मिसिस वी की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब आज तक जो चाइना में लाशें मिल रही थी, कहीं वो शियान ने तो। यही बोलकर उसने आधे सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया, और वो मिसिस वी की तरफ देखने लगी। मिसिस वी भी समझ गई थी कि वांग जी क्या करना चाहता था, इसीलिए उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है, बस मैं होप करती हूँ कि ये सब वू शियान ने ना किया हो। उसके बाद उस रूम में साइलेंस हो जाता है, और अब लगभग 15 मिनट बाद उस रूम का डोर ओपन होता है, और वहाँ से विंग अंदर आता है। विंग के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे, उन्हें देखकर नहीं बताया जा सकता था कि विंग की अभी कौन सी पर्सनालिटी है, वो विंग है या फिर वो शयान है। उसके फेस पर अभी कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। मिसिस वी और वांग जी ने विंग की तरफ देखा, या फिर कहे वो शयान की तरफ, क्योंकि उसे पहचानना मुश्किल था। दोनों ने ही उसकी तरफ देखा, और विंग धीरे धीरे अंदर आ गया। वांग जी भी विंग की तरफ देखे जा रहा था। उसके बाद विंग ने मिसिस वी की तरफ देखा, जिससे उसे वो बाहर जाने के लिए कह रहा हो। मिसिस वी भी खड़ी हुई और वो वहाँ से बाहर चली गई। जाते जाते उन्होंने रूम का गेट बंद कर दिया। वहीं वांग जी जो वूशैन को ही देख रहा था, वो भी धीरे धीरे खड़ा हो गया, और वूशैन वांग जी के पास आना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वांग जी ने उसके और अपने बीच में अपने हाथ को रखा और उसे दूर रहने का ही इशारा किया। और ये देखकर विंग अपनी जगह पर ही रुक गया, और उसके फेस पर जैसे एक पेनफुल एक्सप्रेशंस थे। उसने वांग जी की तरफ देखा और अपनी धीमी वॉइस में कहा, लंजा। वांग जी ने यह सुना, और उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, तुम अभी क्या हो, विंग हो या वोशियान हो? ये सुनकर विंग ने कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखा। फिर वांग जी ने वोशियान की तरफ देखा और कहा, तुमने सेम के साथ क्या किया है? ये सुनकर विंग, जिसकी आंखें भी वाइट थी, वो आंखें जिसमें सॉफ्टनेस थी, पेन था, वो आंखें धीरे धीरे चेंज होने लगी। उसकी आंखें उन वाइट आंखों से वो रेड होने लगी, और उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वही जो उसके साथ होना चाहिए। उसने जो तुम्हारे साथ किया है, उसके बाद उसके साथ वही हुआ जो मुझे सही लगता था।
ये सुनकर वांग जी ने वूशियान की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब तुमने उसे भी मार दिया, वैसे ही जैसे तुमने पिछले उन लोगों को मारा था। ये सुनकर वूशियान एक पल के लिए पीछे चला गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वांग जी को पता चल जाएगा, लेकिन उसके फेस पर ये एक्सप्रेशंस बस थोड़ी देर के लिए ही थे। फिर से उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैंने उसे मार दिया क्योंकि वो यही डिज़र्व करता है, और पिछले लोगों को भी मैंने ही मारा था। ये सुनकर वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वूशियान की तरफ देखा और अपनी तेज़ आवाज़ में कहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर वूशियान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्यों किया? क्या तुम जानना चाहते हो मैंने ये सब क्यों किया? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। ये सुनकर वांग जी ने वूशियान की तरफ देखा और कहा, पर मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था ये सब करने के लिए। इस पर वूशियान ने कहा, पर तुमने तुम्हारे कहने या ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उन लोगों ने वो लोग तुम्हारी तरफ किस तरह से देखते थे ये सिर्फ मैंने देखा है। तुमने किसी को नोटिस तक नहीं किया, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी चीज़ पर नज़र डाले। तुम मेरे हो और उन लोगों ने तुम्हें गलत नज़रिए से देखने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देता? ये सुनकर वांग जी ने डिसबिलीफ में विंग की तरफ देखा। सिर्फ इसलिए कि वो लोग वांग जी को गलत निगाहों से देख रहे थे, इस पर्सन ने उनको मार दिया। आज तक लगभग 10 से 15 लाशें मिल चुकी हैं। इसका मतलब उन सबको विंग ने मारा है। और वांग जी अब सारे जो बिंदु थे उनको जोड़ रहा था कि जब से वो कंपनी में गया है तब से नए एम्प्लॉयज़ क्यों हायर किए जा रहे हैं, चाइना में जो डेथ के केसेस है वो क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये सब विंग का कह रहा था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें इतना ही डिस्कम्फर्ट था, तुम इतने ही इनसिक्योर थे, तो तुम उन्हें फायर कर सकते थे, तुम उन्हें अपनी कंपनी से निकाल सकते थे, तुम्हें उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं थी। यह सुनकर वूशियान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मारने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर वो वहाँ से जाने के बाद कुछ करते, वो तुम्हें किडनैप कर लेते और फिर तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे दूर ले जाते, तो फिर भी क्या करता? और ये सुनकर वांग जी को जैसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने विंग का ये रूप पहले कभी नहीं देखा। वो डरा था। हाँ, वो ये कहे कि वो डरा था तो ये सही था। वो विंग की उन आंखों से डरा था, क्योंकि विंग अभी बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रहा था। उसने विंग की तरफ देखा और फिर आखिरी बार पूछा, तो इसका मतलब आज तक जितने भी खून चाइना में हुए पिछले 1 महीने में, वो सब तुमने किए हैं? ये सुनकर विंग ने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, हाँ, वो सारे खून मैंने किए हैं, और अगर किसी और ने भी तुम्हारे ऊपर गलत नज़र डालने की कोशिश की तो मैं उसे भी मारने से पहले दूसरी बार नहीं सोचूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो लेनवांग जी, मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने वूशियान की तरफ देखा और अगले ही पल उस रूम का डोर ओपन हुआ और बहुत सारे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वूशियान ने डोर की तरफ देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हुए थे, बहुत सारे पुलिस के लोग खड़े हुए थे, और ये देखकर विंग शॉक हो गया। उसने अपनी नज़र को घुमाकर वांग जी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। और तुरंत वो लोग विंग के पास आ गए और उन्होंने विंग को पकड़ लिया, और विंग बस डिसबिलीफ में वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने जो किया है उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलना ज़रूरी है विंग। तुमने गलत किया है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम लोगों को मारो, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम लोगों को मारो। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। बचपन से मेरा ख्याल किसी ने नहीं रखा, लेकिन तुमने मेरा ख्याल रखा। तुम मेरे लिए केयर करते थे, तुम मुझसे प्यार करते थे, और इस चीज़ ने मुझ पर इफ़ेक्ट किया है। अब मैं अपना दिल किसी और को नहीं दे सकता। मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा, और तुमसे प्यार ही नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी पनिशमेंट लेनी होगी। तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी होगी, क्योंकि तुमने जो किया है वो छोटा मोटा क्राइम नहीं है। तुमने लोगों की जानें ली हैं, तो उसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और विंग की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। वहीं मिस्टर एंड मिसेस जी भी रूम के अंदर आ चुके थे। एक्चुअली जब मिसेस वी ने वांग जी को वो सब बताया था तो वांग जी अंदर तक हिल चुका था। ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा नया था, और इतने लोगों की लाशें वांग जी ने खुद देखी थी। वांग जी ब्रेकिंग न्यूज़ में या न्यूज़ में देखा करता था कि उन लोगों की लाशें किस तरह से मिलती थी। बहुत उन लाशों को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ दिया जाता था।
लेकिन वांग जी के दिमाग में कभी आया ही नहीं कि ये सब विंग कर सकता है, क्योंकि विंग जिस तरह से उसके साथ रहता था ये इम्पॉसिबल था। और अब जब उसे पता चल गया है कि ये सब विंग ने किया था, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन यही सच था। वांग ने तभी पुलिस को कॉल किया था, क्योंकि अभी तक विंग ने अपना जुर्म कबूल तो नहीं किया था, लेकिन उसे एक होप थी कि शायद विंग मना कर देगा जब वो विंग से पूछेगा। और जब पुलिस यहाँ होगी तो वो उसे मना कर देगा, तो शायद विंग बच जाएगा। लेकिन जब विंग ने ये सब कहा तो वो खुद अंदर से टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ये सब कर सकता है। वो पर्सन जिसने कभी उसे चोट तक नहीं लगने दी, वो पर्सन इतने लोगों को इतनी ब्रूटली मार सकता है, ये वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। ये उसके लिए सहने के काबिल ही नहीं था। लेकिन अभी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उसने विंग ने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, तुम मेरा इंतज़ार करोगे, यही कहा था ना तुमने मुझसे, तो क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और वो उसके क्लोज आया। उसने विंग की कॉलर को पकड़ा और उसे अपने क्लोज खींचते हुए कहा, तुम मेरे पहले और आखिरी प्यार हो। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम इन लाशों के बोझ तले दबे रहो। हमारा रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर खड़ा हो जहाँ पर हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में ना जानते हों। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता एक ऐसे सिरे से स्टार्ट हो जहाँ पर हम दोनों सिर्फ शांति से रहें। हम दोनों के बीच कुछ भी सीक्रेट ना हो, ना ही कोई क्राइम हो। ये बोलकर उसने विंग को अपने क्लोज खींचा और उसके लिप्स को अपने लिप्स के साथ अटैच कर लिया। वो उसे किस करने लगा। वो एक बहुत फियर्स किस था। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने भी वांग जी को टाइटली होल्ड कर रखा था। दोनों ही लगभग 5 मिनट तक एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को उससे पुश कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा और अगले ही पल विंग को पुलिस वहाँ से खींच कर ले जा चुकी थी। लेकिन इस बीच में विंग और वांग जी का आई कांटेक्ट एक बार भी नहीं टूटा था। दोनों ही वहीं पर खड़े हुए थे। मिस्टर एंड मिसेस वी भी अपने बेटे को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक क्राइम था और इस क्राइम को रखना, इसका मतलब विंग की जो वो हरकतें थी उनको और ज़्यादा बढ़ावा देना। और वो पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उनकी गलती की वजह से विंग की आज ये हालत है, तो विंग को अपने क्राइम्स की पनिशमेंट लेनी चाहिए। और ये मिस्टर एंड मिसेस भी यही सोचते हुए विंग के पीछे चले गए। जैसे ही विंग रूम से बाहर गया, वांग जी अपने घुटनों पर गिर गया और उसी रूम की तरफ देखने लगा। अब लगभग 15 साल बाद, उस इंसिडेंट को हुए हुए 15 साल बीत चुके थे। विंग को कोर्ट में पेश किया गया और उसकी हियरिंग हुई और उस कार्यवाही में विंग को 15 साल की सज़ा सुनाई गई। और आज विंग की रिहाई का दिन था। विंग को आज जेल से बाहर आना था। विंग पिछले 15 सालों से जेल के अंदर था। इस बीच बहुत कुछ बदला था और उसमें था कि वांग जी अब मिस्टर एंड मिसेस वी के पास आकर रहने लगा था, क्योंकि उन लोगों का इकलौता सहारा विंग था जो कि अब जेल में था, तो उनका ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए था। इसीलिए ये चीज़ विंग ने ही वांग जी से कही थी कि वांग जी विंग का ख्याल रखे। इन 15 साल में वांग जी विंग से एक बार भी मिलने नहीं गया। ऐसा नहीं था कि वो मिलने नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो विंग को उस हालत में नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि विंग उस वक्त किस हालत में होगा, तो वो ये नहीं देख सकता था। उसका दिल बहुत ज़्यादा पेन करता अगर वो विंग को ऐसे देखता। मिस्टर एंड मिसेस भी विंग से मिलने जाते थे, तो जो भी विंग वांग जी के लिए कहता था वो ही मिस्टर एंड मिसेस भी वांग जी से कहते थे। और अभी पिछले 15 साल से वांग जी वी या सीएन एम्पायर का टेम्परेरी सीईओ था। हालांकि वांग जी सीईओ था ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन जितने भी काम सीएन एम्पायर्स के थे वो वांग जी कर रहा था मुखर्जी के पीछे रहकर। अभी भी सबको ये लग रहा था कि ये सब विंग कर रहा है, लेकिन विंग बाहर नहीं आना चाहता। किसी को ये बात नहीं पता चली थी कि विंग को जेल ले जाया गया है, क्योंकि वांग जी ने उस पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि ये बात मीडिया में नहीं जानी चाहिए, और उस पुलिस इंस्पेक्टर ने भी वांग जी की बात मान ली थी। और उसके बाद ये बात बाहर नहीं गई थी, तो किसी को नहीं पता था कि विंग के साथ क्या हुआ था, या फिर जितनी भी लाशें मिली थी वो काम विंग का क्या धरा था, ये बात किसी को नहीं पता थी। और अब विंग आज 15 साल बाद बाहर आ रहा था। विंग उस सेल से बाहर आया।
पिछले 15 सालों से उस अंधेरे में रहने की वजह से वीन जैसे इस ब्राइट रोशनी में बाहर आया। एक पल के लिए उसकी आंखें उस रोशनी को झेल नहीं पाई और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे उसकी आंखों ने उस लाइट को एडजस्ट किया, उसने अपनी नज़रों को उठाकर सामने की तरफ देखा। एक ठंडी हवा उसके शरीर को छूकर निकल गई और वो अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमा रहा था, शायद किसी को ढूंढ रहा था। और अपनी नज़रों को सामने की तरफ ले जाने के बाद उसकी नज़र एक पर्सन पर गई जो वहीं पर खड़ा हुआ था और उसे ही देख रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि लेन वांग जी था। इस बीच विंग और वांग जी की जो उम्र थी उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। वो वांग जी जो 21 साल का था, अब वो लगभग 37 साल का हो चुका था। और विंग जो पहले ही वांग जी से बड़ा था, उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। विंग सेल में था तो उसे शेविंग करने का या इसका नहाने का या ज़्यादा अच्छे तरीके से रहने का मौका तो मिलता नहीं था, इसलिए विंग के बहुत लंबी बियर्ड थी और इस वजह से विंग पहचानने में ही नहीं आ रहा था कि ये विंग है। लेकिन वांग जी बस विंग की तरफ ही देख रहा था और विंग धीरे धीरे अपने कदमों को वांग जी की तरफ बढ़ाता है। अभी भी उसके दिल में डर था कि शायद वांग जी उससे नफरत करता होगा। उस दिन के बाद जब से वांग जी को इस चीज़ का पता चला है कि विंग ने उन लोगों की जान ली है तो वांग जी शायद उससे नफरत करता हो। लेकिन अभी भी वांग जी विंग के कानों में बातें गूंजती हैं जो वांग जी ने उससे कही थी कि वो वहाँ उसका इंतज़ार करेगा। लेकिन 15 साल हो चुके हैं, क्या वांग जी भी उसका इंतज़ार कर रहा होगा? यही डाउट विंग के मन में था और इसी चीज़ से वो डरा हुआ था। वो वांग जी के थोड़े से डिस्टेंस पर जाकर खड़ा हो जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग उसके क्लोज आ रहा था, लेकिन जब विंग रुक गया तो उसने भी विंग की तरफ देखा और शायद कहीं ना कहीं विंग के फेस से, विंग की आंखों से वो समझ गया था कि विंग किस चीज़ से डरा हुआ है। इसीलिए उसने अपने कदमों को बढ़ाया और सिर्फ कदमों को ही नहीं बढ़ाया, वो दौड़ गया और तुरंत उसने खुद को विंग की बाहों में झोंक दिया। और एक पल के लिए विंग अपनी जगह पर स्टंट रह गया क्योंकि उसने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और उसने भी वांग जी को टाइटली हग कर लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। 15 साल बाद वो दोनों मिल रहे थे। इन 15 सालों में दोनों ने एक दूसरे को एक बार भी नहीं देखा था, इसीलिए दोनों एक दूसरे की वार्म एम्ब्रेस में थे। वो एम्ब्रेस जो कभी उन दोनों का घर हुआ करती थी, वो एम्ब्रेस जो उनका लास्ट में जब सारा काम खत्म हो जाता था वो एक दूसरे के एम्ब्रेस में हमेशा कटल करके बस सो जाया करते थे। और आज लगभग 15 साल के बाद वही एम्ब्रेस, वही वार्मथ उन दोनों को मिल रही थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी ने अपने फेस को विंग की नेक से निकाला और विंग की तरफ देखते हुए कहा, वेलकम बैक विंग। ये सुनकर विंग के फेस पर भी एक हल्की सी स्मेल आ गई। उसके बाद विंग और वांग जी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से वी मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो लोग वी मेंशन में आते हैं, मिस्टर एंड मिसिस वी जो ऑलरेडी विंग का वेट कर रहे थे, उन्होंने अपने बेटे को टाइटली हग कर लिया। भले ही वो लोग विंग से रोज़ मिलने जाते हो, लेकिन विंग अब उनके सामने खड़ा था। वो लोग सच में बहुत खुश थे और इस फैमिली को देखकर वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। उसके बाद वांग जी विंग को रूम में ले जाता है क्योंकि विंग की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। विंग बाथरूम में जाता है, वो शावर लेता है, खुद की शेविंग करता है और अब विंग पिछले पहले की तरह लग रहा था। लेकिन अगर ये कहे कि वो पहले की तरफ पूरी तरह से नहीं लग रहा था तो ये सही होगा, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थिन हो चुका था। उसका फेस जो पहले चबी हुआ करता था वो थोड़ा सा अब थिन हो चुका था और पेल हो चुका था। शावर लेने के बाद विंग बाथरूम से बाहर आए। वो अपने बालों को सुखा रहा था। वांग जी जो विंग का ही वेट कर रहा था, जब उसने देखा कि विंग बाथरूम से बाहर आ चुका है, उसने विंग के आस उस टॉवल को लिया और विंग को बेड पर बैठा दिया। उसके बाद वो विंग के बालों को ड्राई करने लगा। उस रूम में साइलेंस था, बस विंग के बालों को ड्राई कर रहा था। जैसे ही विंग के बाल ड्राई हुए, वांग जी ने विंग की तरफ देखा और विंग ने वांग जी को हक कर लिया। इस सडन एक्शन से एक पल के लिए वांग जी शॉक हो गया। विंग बेड पर बैठा हुआ था और वांग जी खड़ा हुआ था, तो विंग का फेस वांग जी की टमी में था। विंग ने अपने फेस को और ज़्यादा वांग जी की टमी में रब करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो लंजा। ये सुनकर वांग जी कन्फ्यूज़ हो गया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो विंग? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। अगर मैं अपना कंट्रोल नहीं खोता तो शायद ये कभी नहीं होता। और ये 15 साल हम लोग एक साथ रहते, हम एक दूसरे से दूर नहीं रहते, एक दूसरे से दूर रहने का एक गम नहीं सह रहे होते। ये सुनकर वांग जी की आंखें भी हल्की सी नम हो गई, क्योंकि उसे ही पता है पिछले 15 साल से वो विंग से कितना दूर कैसे रह रहा था। उसका दिल हर रोज़ टूटता था, लेकिन वो कैसे भी खुद को संभालता था इस उम्मीद में कि विंग एक दिन आएगा, उसके पास ही आएगा, विंग उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा।
यही चीज़ वांग जी को होप दिए हुए थी और अब तक वांग जी इसी के सहारे ज़िंदा था। नहीं तो उसे तो पता भी नहीं कि अगर वीइंग को कुछ हो जाता तो वो कभी ज़िंदा बच पाता या नहीं। उस वक्त वांग जी ने खुद वीइंग का क्राइम रिकॉर्ड करके पुलिस को बताया था और अगर वांग जी ऐसा नहीं करता तो एक न एक दिन वीइंग का एक क्राइम सामने आना ही था और उसके बाद वीइंग को और ज़्यादा पनिशमेंट मिलती, क्योंकि तब ये क्राइम वो नहीं होता जो वीइंग ने खुद एक्सेप्ट किया था, ये क्राइम वो होता जो वी पुलिस ने डिस्कवर किया होता, तो ये सज़ा और ज़्यादा होती। लेकिन चूँकि ये चीज़ वीइंग ने खुद एक्सेप्ट की थी तो वीइंग की सज़ा कम हो गई थी। और वी फैमिली एक बहुत ज़्यादा वेल्थ फैमिली थी, तो ऐसे सज़ा कम कराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने वीइंग को इतना टाइम तक तो रखा कि वीइंग को अपनी पनिशमेंट मिल सके और अब वीइंग बाहर था। वीइंग ने उसी तरह वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है, तुम्हारे प्यार ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। मुझे कभी प्यार का मतलब भी समझ में नहीं आया। मुझे कभी नहीं मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मैं कभी प्यार नहीं करूँगा। मुझे प्यार एक यूजलेस थिंग लगती थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ को तुमने चेंज कर दिया है, तुमने मुझे चेंज कर दिया है। अगर तुम मेरी लाइफ में ना आए होते तो आज ये विंग वो विंग ना होता जो पहले था, ये वुशियान वो वुशियान ना होता जो ये आज है। मैं बिल्कुल पहले की तरह होता, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करने वाला, लेकिन आज मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाता हूँ और मेरी दोनों पर्सनैलिटी मेरे अंदर है। लेकिन अब मैं किसी को हर्ट नहीं करता और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है लंजा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये बोलकर उसने वांगी को फिर चेक कर लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही रहते हैं। तभी वांग जी ने कहा, तुमने भी तो मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है विंग। बचपन से किसी ने मेरा ध्यान नहीं रखा। मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे अकेले यहाँ ऑर्फनेज में छोड़कर चले गए, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। तुमने मुझे फील करवाया कि मैं यूजलेस नहीं हूँ, मुझे भी कोई प्यार कर सकता है। मैं भी एक ऐसा पर्सन हूँ जो प्यार के काबिल हूँ। तुमने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। तुमने मुझे खुद तुमसे प्यार करना सिखाया। तो विंग मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया और वो अब उस बारे में हम बात नहीं करते। आज से हमारी लाइफ की नई शुरुआत होने जा रही है। हमारा रिलेशन एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि फिर से वो सब हम याद करें। इसे एक बुरा नाइटमेयर समझकर भूल जाओ और हमेशा हम मेरे साथ खुश रहो। मैं अपनी बची हुई लाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ विंग। ये बोलकर उसने विंग के बालों को सहलाना स्टार्ट कर दिया। बहुत देर तक वो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। उसके बाद दोनों ही खड़े होते हैं और नीचे डिनर के लिए चले जाते हैं। और अब 1 महीना बीत चुका था जब वो इंसिडेंट हुआ था और सच में वांग जी विंग में चेंज देख सकता था। अब विंग को पहले की तरह गुस्सा नहीं आता था और अब ऐसा नहीं था कि वांग जी के पास सिर्फ विंग ही रहता था, वही पर्सनैलिटी विंग की रहती थी। नहीं, वो वुशियान भी रहता था, लेकिन अब वुशियान की पर्सनैलिटी जैसे चेंज हो रही थी। अब वुशियान को आसानी से गुस्सा नहीं आता था और अगर गुस्सा भी आता था तो अब उसे खुद को कंट्रोल करना आता था। यही चीज़ वांग जी खुश था और आज वांग जी की खुशी डबल थी, क्योंकि आज उसकी शादी उससे होने जा रही थी जिसका उसने पिछले 15 सालों से इंतज़ार किया है। वो पर्सन जिससे उसने दिल से प्यार किया है, वो पर्सन जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेना चाहता है। वांग जी एसल के अंदर चल कर आ रहा था और विंग वहाँ पर खड़ा उसका वेट कर रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा तो एक पल के लिए वो स्टन रह गया, क्योंकि वांग जी किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। वांग जी का हाथ मिस्टर वी ने पकड़ रखा था। मिस्टर वी वांग जी को एसल के तक लेकर आए। उन्होंने वांग जी के हाथ को विंग के हाथ में दिया और उसने विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद किया। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। प्रेस्ट ने उनकी मैरिज स्टार्ट की और रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनकी मैरिज कंप्लीट हुई। मैरिज के कंप्लीट होने के बाद प्रेस्ट ने उन दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए और किस करने के लिए कहा। जैसे ही प्रेस्ट ने ये कहा कि अब वो दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं, विंग ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया और तुरंत वांग जी की वेस्ट में हाथ डाला और उसे अपने क्लोज खींच लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी ने भी ग्लेडली विंग के उस किस को एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन दोनों की मैरिज कंप्लीट हो चुकी थी और अब वो लीगली हस्बैंड एंड हस्बैंड थे। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और जैसे उसे थैंक यू कह रहा हो और वांग जी ने भी उससे
आई लव यू कहा। उसके बाद बैंक्वेट स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। विंग ने अपनी CEO की पोजीशन वापस ले ली थी, तो बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स थे, और बिजनेस पार्टनर्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, एक्टर्स थे, क्योंकि वी फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है। विंग बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और चाइना का मोस्ट पॉपुलर बैचलर था वो। तो अब जब उसकी शादी हो रही तो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लड़कियों के दिल टूटे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका कोल्ड प्रिंस एक गे था। और बहुत सारे लड़कों के भी दिल टूटे थे, क्योंकि वो भी विंग से प्यार करते थे। और लड़कियां तो सच में, कुछ तो लोग तो खुश थे विंग के लिए, और कुछ तो विंग वांग जी को कर्ज कर रही थी, लेकिन उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बैंक्वेट के बाद अब लोग दोनों ही अपनी वेडिंग नाइट के लिए निकल चुके थे। विंग और वांग जी को मिस्टर एंड मिसेस वी ने अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करने के लिए एक घर दिया था, जो विंग ने स्पेशली इसी ओकेज़न के लिए बनाया था। जैसे वो लोग उस घर में पहुंचे, वांग जी उस घर को देखकर सरप्राइज हो गए, क्योंकि इससे पहले विंग वांग जी को यहाँ कभी नहीं लेकर आया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, ये सब क्या है? ये सुनकर विंग ने कहा, ये हमारा घर है। जब भी हमें टाइम मिलेगा, जब भी हमें अकेले टाइम हमें एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहेंगे, ये तब हमारे लिए है। और आज, क्योंकि आज तुम्हें पता ही है कि आज क्या है। ये बोलकर उसने वांग जी को जो पीछे से किया हुआ था उसकी नेक पर किस किया, और वांग जी की बॉडी इससे पूरी तरह शिवर कर गई। आज तक उन दोनों ने एक दूसरे को लिप्स पर किस किया है या फिर कडल किया है, लेकिन आज उससे ज़्यादा वो दोनों ही नहीं बढ़े, इसीलिए वांग जी को एक्साइटमेंट भी हो रही थी और उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उसके बाद विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे घर के अंदर ले जाने लगा। वांग जी घर को देखना चाहता था, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे बस रूम में ले गया। और जैसे वो रूम में गए, विंग ने रूम के डोर को बंद कर दिया और उसी डोर पर वांग जी को पुश कर दिया। उसने तुरंत वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे उसके सिर पर पिन कर दिया, और वांग जी की चिन को पकड़ा और कहा, बाबे, मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाने वाला। आज तुम इस विंग के अंदर का बीस्ट देखोगे। ये बोलकर उसने तुरंत वांग जी को किस करना स्टार्ट कर दिया। वो किस शुरू से बहुत ज़्यादा पैशनेट था, फियर्स था, अग्रेसिव था, और वांग जी भी उस किस को एंजॉय कर रहा था। उसी पैशन के साथ, उसी स्पीड के साथ वो विंग के किस को रिटर्न कर रहा था। और विंग का हाथ, एक हाथ से तो विंग ने वांग जी के उन दोनों हाथों को पकड़ रखा था और एक हाथ से वो वांग जी के पूरे शरीर पर अपने हाथों को फेर रहा था। उसके बाद विंग ने वांग जी के उन हाथों को छोड़ दिया और वांग जी के अपने हाथों को वांग जी के पीछे ले गया, और उसने वांग जी से कहा, जंप। जैसे ही उसने ये कहा, वांग जी ने जंप किया और अगले ही पल वांग जी के दोनों पैर विंग के वेस्ट के राउंड थे और वो फिर से एक दूसरे को फियर्सली किस कर रहे थे। विंग वांग जी को ऐसे ही बिल्कुल उसी कोला बियर की तरह उठाकर बेड की तरफ ले गया और उसे बेड पर फेंक दिया। वो बेड बहुत बड़ा था, एक किंग साइज बेड था और वो फ्लफी था, इसलिए वांग जी उस पर बाउंस कर गया और उसने विंग की तरफ देखा। दोनों की आंखों में लश्ट थी, एक दूसरे के लिए प्यार था और एक अजीब सी आग थी जो दोनों के ही अंदर बस बढ़ी जा रही थी। दोनों की बॉडी हीट बढ़ रही थी। विंग अपने घुटनों के बल उस बेड पर बैठा और वांग जी की तरफ जाने लगा। उसने वांग जी की बॉडी को अपने दोनों घुटनों के अंदर कैद कर लिया और दोनों वांग जी के शरीर को अपने दोनों हाथों के अंदर। उसने वांग जी की तरफ देखा, वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी ने अपने हाथों को बढ़ाया, उसने अपने हाथों को विंग की नेक में डाला और उसे अपने क्लोज खींच लिया और उसे किस करने लगा। किस करते हुए दोनों एक दूसरे के कपड़ों पर काम कर रहे थे। विंग ने वांग जी के अपर कपड़ों को पूरी तरह से निकाल दिया था और वांग जी अब हाफ नेकेड विंग के सामने था। और इसी बीच वांग जी भी विंग की शर्ट को निकाल रहा था। विंग वांग जी के ऊपर ही बैठ गया और वांग जी भी उठकर बैठ गया और उसने विंग की शर्ट को निकाल दिया। वांग जी का हाथ विंग के चीख पर था और वो दोनों एक दूसरे के फियर्सली किस कर रहे थे। उसके बाद वांग जी ने विंग की चेस्ट पर अपने हाथों को फहराया और उसके नेक पर, उसकी चेस्ट पर किस करने लगा। विंग के हाथ वांग जी के बालों में थे और वो हर किस के साथ ग्रोन कर रहा था। जब विंग और ज़्यादा नहीं सह पाया तो उसने वांग जी को बेड पर पुश कर दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने वांग जी के दोनों हाथों को अपने हाथों के साथ इंटरवाइन कर लिया और उसकी पूरे अपर हाफ पर किस करने लगा। वो वांग जी को मार्क करने लगा, बाइट करने लगा, सक करने लगा, जिससे वांग जी की पूरी बॉडी पर पर्पल और रेड मार्क्स बन गए और विंग अपना क्रिएशन देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसका हाथ तुरंत वांग जी के ट्राउज़र पर गया, उसने वांग जी के ट्राउज़र को ओपन कर दिया। उसके साथ ही उसने
उसके साथ ही वांग जी विंग के सामने टोटल नेकेड था, लेकिन वांग जी की आंखों में कोई शेम नहीं थी। वो बस विंग को देखे जा रहा था, और विंग ने जब देखा कि वांग जी किस तरह से उसे देख रहा है, उसके फेस पर एक स्मिक आ गया। उसका लंजा बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुका है। उसको लगा था कि वांग जी को शाय फील होगा, लेकिन वांग जी बिल्कुल शाय फील नहीं कर रहा था। इसलिए वांग विंग को भी एक एक्साइटमेंट अपने अंदर फील हो रही थी। उसने फिर से वो वांग जी को किस करने लगा, और उसके साथ ही वो वांग जी को प्रिपेयर करने लगा। बहुत देर तक किस करने के बाद जब विंग को लगा कि अब वांग जी प्रिपेयर हो चुका है, तो उन दोनों ने अपनी वो नाइट एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। दोनों ही ब्रेथलेस थे, दोनों को ही नहीं पता दोनों ने कितने राउंड लिए, लेकिन दोनों ही बस एक दूसरे में खोए हुए थे। वो रात दोनों के लिए बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली थी, और पता नहीं कितने ही राउंड उन्होंने लिए और कितने ही पोजीशन उन्होंने एक दूसरे के साथ ट्राई की। दोनों ने ही एक दूसरे का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। तो जब अब दोनों मिल रहे थे, तो दोनों का ही खुद पर कंट्रोल नहीं था। ना तो वांग जी रुकने के लिए तैयार था, और ना ही विंग रुकने के लिए तैयार था। लेकिन आखिर में वांग जी को ही विंग से मर्सी के लिए बोलना पड़ा, क्योंकि विंग ने जैसे कहा था वो बिल्कुल एक बीस्ट था, जो बस वांग जी के ऊपर हमेशा की तरह डोमिनेट कर रहा था। लेकिन वांग जी को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। दोनों ही जब थक गए और दोनों को ये लगा कि अब वो और ज़्यादा नहीं कर सकते, तो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में बिना खुद को क्लीन किए वो बस सो गए। बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। वांग जी और विंग इतना ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि वो सोए सुबह 5 बजे के अराउंड थे, तो सुबह उठने में उन्हें लगभग दिन के 1 या 1:30 बज गए। तब भी सिर्फ विंग उठा था। विंग जब उठा तो उसने देखा कि वांग जी उसकी बाहों में था। वांग जी फुल नेकेड था, जैसा कि विंग था। विंग ने वांग जी को देखा और उसके लिप्स पर, उसके फोरहेड पर किस किया। लेकिन वांग जी को ऐसे देख कर वो फिर से अनकंट्रोल होने लगा, और फिर से एक्साइटेड होने लगा, इसलिए उसने तुरंत वांग जी के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर दिया। और वांग जी जो पीसफुली वांग जी विंग की बाहों में सोया हुआ था, जब उसे अपने लिप्स पर मूवमेंट फील हुआ, तो उसने भी अपनी आंखों को ओपन किया और विंग को देखा, जो उसे बिल्कुल किसी हंग्री बीस्ट की तरह बस किस किए जा रहा था। एक पल के लिए तो वांग जी मना करना चाहता था, लेकिन विंग ने वांग जी को मना करने का मौका ही नहीं दिया, और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वांग जी भी विंग के उस प्लेजर में बस खो गया। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे, बाइट कर रहे थे। वांग जी विंग के नेक पर, उसके शोल्डर ब्लेड पर किस कर रहा था, और अपने नेल से विंग की बैक को स्क्रैच कर रहा था। किस करते हुए वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ वही सब कर रहे थे। वो सब करते हुए विंग खड़ा हुआ, और वांग जी अभी भी विंग की बाहों में था। विंग वांग जी को ऐसे ही लेकर बाथरूम की तरफ चला गया। वो लोग अब शावर के नीचे खड़े हुए थे। विंग ने उस शावर को ऑन किया, और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे। दोनों की ही एक्टिविटी अभी भी स्टार्ट थी, दोनों ही अभी भी कनेक्टेड थे। और लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे को शावर में प्लेजर देने के बाद, एक दूसरे के साथ वो सब करने के बाद, फाइनली अब वो लोग बाहर आ चुके थे, क्योंकि अब वांग जी और ज़्यादा नहीं सह सकता था। वांग जी बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसे तो बैठा तक नहीं जा रहा था, इसलिए वो उस गुस्से से विंग की तरफ देख रहा था, और विंग बिल्कुल किसी इनोसेंट पर्सन की तरफ वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी सोफे पर बैठा हुआ था, और विंग किचन में खाना बना रहा था। वांग जी को भी बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन विंग ने जो उसे पेन किलर दी थी, उससे वो ठीक फील कर रहा था। विंग ने ब्रेकफास्ट जैसे रेडी किया, वो वांग जी के पास आया। उसने वांग जी को ब्राइडल स्टाइल कैरी किया और उसे डाइनिंग टेबल पर ले गया। वांग जी को तो लगा था कि विंग उसे चेयर पर बैठाएगा, लेकिन विंग ने वांग जी को चेयर पर नहीं बैठाया, बल्कि उसने वांग जी को अपनी गोद में बैठाया। और ये देखकर वांग जी एक पल के लिए शॉक हो गया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारी बैक में दर्द नहीं हो रहा? अगर तुम चेयर पर बैठोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर वांग जी ने घूरते हुए विंग की तरफ देखा और कहा, हाँ तो ये सब किसकी वजह से? तुम सच में बेस्ट हो क्या? तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ इनोसेंटली देखा और पाउट करते हुए कहा, लंजा, जब तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा डिलीशियस, तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँ? एंड वो कौन था जो मुझसे फास्ट होने के लिए कह रहा था, जो मुझसे मेरे अंडर मोन कर रहा था? ये सुनकर वांग जी के ईयर्स पिंक हो गए। उसने विंग की चेस्ट पर मारते हुए कहा, शेमलेस बनी, चुप रहो। ये सुनकर विंग मुस्कुरा गया। उसके बाद दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उन दोनों का ये सब लगभग 1 हफ्ते तक चला। वो दोनों 1 हफ्ते तक ही उस घर में थे। उसके बाद वो वापस मिस्टर एंड मिसेस वी के पास आ चुके थे, और ऐसे ही कुछ स्वीट एंड सोर मेमोरीज के साथ वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। उसके बाद विंग और वांग जी ने एक बेबी को ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया, जिसका नाम उन्होंने आयुआन रखा। और उसके बाद वो फैमिली हमेशा खुशी खुशी रही। हालांकि ऐसा नहीं था कि हमेशा ही किसी रिश्ते में खुशी रह जाता हो, लेकिन वो दोनों साथ थे, तो कितनी ही हार्डशिप उनके रास्ते में आए, वो लोग
एकदम हम एक दूसरे के साथ डट कर खड़े हुए थे और हर प्रॉब्लम का सामना करते थे। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही और ये स्टोरी एंड हो चुकी है। तो प्लीज़ 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 कमेंट में बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड पहली बात तो ये जो आज मैंने इनका रोमांटिक सीन लिखा है या फिर ये सीन मैं इसमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हूँ, तो कैसे भी अगर मैं आपको सेटिस्फाई कर पाई हूँ ये, हाँ, इसको एक्सप्लेन करके, तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मैं इन सब में अच्छी नहीं हूँ और पहली बार मैंने इतना बोल्ड सीन लिखा है। नहीं तो मेरे ORFF में ऐसे सीन लिखती ही नहीं हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको पूरा FF कैसा लगा और आपको अगर ये आपको इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हो कि मैंने विंग को जेल में क्यों भेजा, तो मेरा ये स्टोरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगा है कि हाँ, भले ही ये स्टोरी है लेकिन विंग ने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए थी। और ये इसीलिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करना कि क्या मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया। अगर आपको जो कुछ भी करना है प्लीज़ कमेंट में कर देना कि मैंने आपको सेटिस्फाइड किया या नहीं, आपको स्टोरी पसंद आई या फिर आप कुछ इसमें और देखना चाहते थे। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी।